नमस्कार, मैं डॉक्टर आजाद शत्रु सिंह शिवरती, को एडिटर udaipurinside.com एंड आबू टाइम्स। मेरे सहयोगी संजय अग्रवाल, चीफ एडिटर, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज हम राजनीति के ऐसे स्तंभ से रूबरू होंगे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि बड़ा काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो जिससे सहज मिले सहयोगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता माननीय डॉक्टर श्री सीपी जोशी सर, आपका स्वागत। आपके बारे में बता दूं, आप 5 बार विधायक रह चुके हैं। राजस्थान सरकार में आप कई बार मंत्री रह चुके हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री, पीएचडी मंत्री। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आप अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जैसे सड़क एवं परिवहन मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, रेलवे का अतिरिक्त चार्ज भी आपको दिया गया था। राजस्थान क्रिकेट संघ के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में आप राजस्थान विधानसभा के अनुशासित अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति में कहते हैं कि राजनीति में राजयोग अति आवश्यक है। निश्चित ही डॉक्टर साहब ने सभी क्षेत्र में अपना मुकाम पा लिया है। आप प्रखर वक्ता है, सादगी का स्वरूप है। जनता की भावी इच्छा है कि आप एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। आज हम आपसे जानेंगे छात्र राजनीति, राजनीतिक के बनने में आपकी भूमिका, क्रिकेट के क्षेत्र में आपकी भूमिका व कोरोना संकट से जुड़े हुए सवाल। पहला प्रश्न डॉक्टर साहब, आपने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की थी। छात्र नेता से एक परिपक्व राजनीति बनने तक के सफर के बारे में बताएं। साधारण घर से पढ़ाई प्रारंभ की। साधारण घर जब पैदा होने के कारण नाथद्वारा तक मैंने अपनी स्कूलिंग की शिक्षा प्राप्त की और हायर एजुकेशन के लिए मैं उदयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया। जब मैं बीएससी करने के बाद मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा था, तब मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव फिजिक्स डिपार्टमेंट का बनने का अवसर मिला और मैं वाइस प्रेसिडेंट बना कॉलेज यूनियन का। और उसके बाद जब एमएससी फिजिक्स में था 1970-71 में, तब मुझे कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिला। उसके बाद विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ के चुनाव है उसमें भी भाग लेने का अवसर मिला। जब सीआर सिस्टम से चुनाव होता विश्वविद्यालय अध्यक्ष का, तब भी मैंने चुनाव लड़ा, और जब डायरेक्ट चुनाव हुआ तब भी मैंने विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा। और ये एक लंबी छात्र राजनीति का अनुभव रहा और छात्र समस्याओं को तात्कालिक हमारे शिक्षा के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे, चाहे वो डायरेक्टर स्कूल हो, चाहे वाइस चांसलर हो, उनके सामने छात्र समस्याओं को उठाना, छात्र समस्याओं को निराकरण कर छात्रों का विश्वास जीतना, ये एक अनुभव मेरा छात्र राजनीति में रहा। उसी संदर्भ में मेरी मुलाकात नहीं, या मुझे अवसर मिला तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया से छात्र समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराना और उनसे निरंतर उसके संपर्क में रहना, क्योंकि वो हमारे महाविद्यालय के पास ही उनका मकान था। तो जब भी छात्र समस्याओं की कोई बात होती तो उनसे मिलते रहते थे और उनसे छात्र समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते थे। और उनसे जब पूरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय में नौकरी करने का अवसर प्रारंभ हो गया, तब मैंने उनसे ये कहा कि मैं भी जो राजनीति में उसमें भाग लेना चाहता हूँ। तो जब पहला चुनाव इमरजेंसी के बाद 1977 में हुआ, तब मैंने उनसे कहा कि मैं उदयपुर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई थी, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया कांग्रेस पार्टी में। पर हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उस समय, वो इस बात को नहीं सहमत थे कि कोई छात्र को कोई टिकट मिलना चाहिए। पर उस समय तत्कालीन आपको याद होगा कि पहले टिकट मिला था स्वर्गीय हमारे सोशलिस्ट जो नेता थे त्रिवेदी जी को, और पास की परिस्थितियों में गुलाब चंद जी कटारिया जी को टिकट मिला और 77 में वो पहली बार वहां से एमएलए बने। तो 77 में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। 1980 का जब चुनाव हुआ, तब मैंने सुखाड़िया जी से फिर निवेदन किया कि साहब, मेरे को उदयपुर से नहीं, मेरा जो जन्म स्थान है वो नाथद्वारा है, वहां से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो संगठन के उस समय स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस संगठन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के प्रभाव से कांग्रेस संगठन का एक गुट बन गया और एक गुट था वो जो इंदिरा गांधी जी के साथ नहीं गया था। और सुखाड़िया जी जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तो उस समय वो उस समय नहीं गए थे और बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था और 1980 में वो पार्लियामेंट मेंबर का चुनाव लड़ा उन्होंने। 1980 में जब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, तब मुझे भी नाथद्वारा में काम करने का अवसर मिला।
उन दिनों मैं सुखाड़िया जी से मिलता रहता था, तो मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से उनके सामने कहता था। तो जो हमारे नाथद्वारा के वरिष्ठ लोग थे, नेता थे, उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया था कि आप पहली बार नाथद्वारा से चुनाव लड़ रहे हैं, नाथद्वारा के लोग पहली बार वोट डालेंगे, इसलिए आप वहां पर निश्चित रहे कि बहुत अच्छे वोट से आप जीतेंगे। मेरा आकलन था कि क्योंकि 18 साल तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और नाथद्वारा में जिस तरह का विकास होना चाहिए, जो अपेक्षा वहां लोग करते थे, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। और जो लोग नाथद्वारा में राजनीति करते थे, उनसे सुखाड़िया जी के बारे में जो एक ओपिनियन बनती है, उससे मेरा आकलन था कि वो धारणा बन गई कि वो सांसद तो बनेंगे पर नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत सकते। तब मैंने उनको कहा कि आप नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाके वहां काम करो और मुझे बताते रहो क्या करना है। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ मिलकर काम करने का कार्य किया। पर जब परिणाम निकला तब वो सांसद तो बन गए, पर उनका जीत नाथद्वारा में मात्र 1700 वोट से हुई थी। ये एक मेरा पहला आकलन था जिसके बारे में वो उनको लगा कि मैं राजनीति में मेरा आकलन ठीक है। उसके पहले एक बार नाथद्वारा में नगर पालिका चुनाव था जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं महाविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा था। तब भी मैंने उनको कहा कि आप जो चुनाव हो रहा नगर पालिका का, नाथद्वारा में कांग्रेस नहीं जीतेगी, और वही परिणाम निकला और वो नहीं निकले। तो राजनीति में जो मेरा कुछ मूल्य जिस तरह की स्थितियों का आकलन था, उससे शायद उनके मन में मेरे लिए कुछ स्थान बना। और इन्हीं कारण जब 1980 में चुनाव के लिए मैंने नाथद्वारा से टिकट मांगा तो उन्होंने मेरा नाम ऊपर हाईकमान में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम उन्होंने रिकमेंड किया। और जो परिस्थितियां बनी उन्हीं के, मैंने तो कोई दिल्ली गया न किसी ने मिला, केवल उन्हीं के अपना अप्रोच किया था। और जब मैं महाविद्यालय में पढ़ा रहा था क्लास, तब स्वर्गीय प्रकाश आतुर जी ने फोन किया कि गुलाब सिंह जी सकता साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि आपको टिकट मिल गया। तो मेरे लिए सुखद समाचार था। एक मैं क्लास ले रहा था, क्लास लेते ही मुझे पता लगा, मैं जो हमारा आर्ट्स कॉलेज है वहां में क्लास ले रहा था और मुझे राजनीति में पहली बार 1980 में टिकट मिला और अवसर मिला राजनीति में भाग लेने का। जी जी। जोशी साहब, जैसे भी आपको छात्र राजनीति से बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे ही आप छात्र राजनीति से शिक्षक के रूप में भी आप कॉलेज में एज ए लेक्चरर आप रहे, तो बच्चों को हैंडल करने का तरीका तो आप जान गए क्योंकि आप स्वयं एक राजनीतिज्ञ थे। ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। मेरा अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा में आपको अनुशासित व सख्त अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, सभी दलों का ऐसा सोचना है। कई बार आपने मंत्रियों पर भी सख्त रवैया अपनाया है। स्पीकर सीट में ये सब गुण जो है स्वाभाविक है या आपका तजुर्बा है? मैं नहीं जानता, मैं दूसरों के बारे में मैं कमेंट नहीं करता, पर जिस स्पीकर की भूमिका पे मुझे काम करने का अवसर मिला है, मेरा ये आंकलन, मेरा ये मान्यता है कि विधानसभा नियम और कानून प्रक्रिया के अंतर्गत चलती है और नियम और प्रक्रिया वेल डिफाइन है, जिसमें अध्यक्ष, जिसमें विपक्ष की क्या भूमिका होगी, पक्ष की क्या भूमिका होगी, उन नियम और कानून के अंतर्गत अपनी बात को रखना चाहिए। टाइम पीरियड कम होता है, कम समय में अपनी बात की अभिव्यक्ति करना, ये एक बड़ी कला होती है जिसका उपयोग विधानसभा के सदस्यों को लेना चाहिए। पर यदि हम किसी डिबेट को कंट्रोल कर दें, नियम और कानून का पालन नहीं करें, तो न जन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा और न विपक्ष सरकार पर अंकुश लगा पाएगा, न सरकार अपनी बात जनता के पास पहुंचा पाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है अध्यक्ष के रूप में कि आप जो नियम और प्रक्रिया के जो कानून हैं उनके अंतर्गत सदन को प्रभावशाली ढंग से चलाएं। उसमें कभी कभी आपको अनप्रेजेंट निर्णय सत्ता पक्ष के लिए भी लेना पड़ता है, कभी कभी अनप्रेजेंट निर्णय आपको विपक्ष के लिए भी लेना पड़ता है। इसलिए वो सख्ती नहीं है, ये तो नियम और उनका पालन कराने की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के कारण ऐसा परसेप्शन बन जाता है। पर मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयत्न रहता है कि सदन परंपरा और नियमों से चले और विपक्ष और पक्ष अपनी भूमिका का प्रभावशाली पूर्वक से निर्वहन करे और जन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। यही लोकतंत्र में जनता हमसे अपेक्षा करती है। नहीं, इसके लिए सर आप ये जो आर्टिकल्स है, जितने भी जो नियम है वो पढ़ते हैं? जब भी जैसे आप विधानसभा अध्यक्ष बने तो आपने सभी ये नियम और उसको आपने ध्यान में उतारा, देन यू आर प्रेजेंटिंग इन द फ्रंट ऑफ ऑल द एमएलएस? नहीं, जब भी आप इलेक्ट होके आते हैं तो सभी सदस्य को उसकी पुस्तिका दी जाती है, तो पुस्तिका के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और अनुभव के आधार पर भी आपको चीजें
याद हो जाती है। तो जो नियम और जी जी परंपरा है उनके संबंध में आपको खुद का अनुभव, नियम और कानून के बारे में जानकारी, और आप स्पीकर हैं, आपकी मदद के लिए पूरा असेंबली का सेक्रेटरीट होता है। आपके नीचे असेंबली ओके में जुडिशियल ऑफिसर सेक्रेटरी बैठता है, वो जी नियम और कानून के संबंध में आपको सहायता करता है। कोई भी आपको नियम राइट और कानून के बारे में बात करनी है तो आपका जो जी सेक्रेटरी बैठा हुआ जो जुडिशियल ऑफिसर है वो आपको मदद करता है, ओके और उनके नीचे असेंबली के जो अलग अलग सेक्शन के ऑफिसर होते हैं वो उनको मदद करते हैं। जी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत आपके डिस्पोजल पर ये सब व्यवस्थाएं आपको मदद करती है नियम और कानून जी को लागू कराने में। जी 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 सीपी सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जैसे कि हम केंद्र में अभी भाजपा है और राजस्थान में है कांग्रेस। सर, क्या उपलब्धियां रही कांग्रेस की कि वो राजस्थान में जीती, और क्या विफलताएं रही कि वो केंद्र में हारी? और इसी के साथ सर मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा, क्या कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय चेहरा ढूंढ रही है अपने लिए? देश की राजनीति में एक आधारभूत परिवर्तन हुआ है, उसको हमें इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमने ये निर्णय किया है कि राजनीतिक पार्टियां अपने नीतियों के आधार पर जनता जी के बीच में जाएगी, वोट लेगी, और जिस पार्टी को ज्यादा सदस्य जीतेंगे जी वो जीत कर आएंगे, और वो जनता के निर्णय करके उनके विकास की अवधारणा को साकार करेंगे। पर एक नया चीज जो अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आया वो ये आया है कि किसी भी स्टेट का जो एक प्रभावशाली लीडर है, यदि किसी जी पार्टी के पास इस तरह का लीडर है, उसके बारे में जनता का परसेप्शन है कि डिसिसिव लीडर है, उस पार्टी को उसका एडवांटेज मिल रहा है। यही कारण है, आपने ठीक देखा होगा कि आज केंद्र के अंतर्गत लोगों में परसेप्शन बन गया कि नरेंद्र मोदी जी एक इफेक्टिव डिसिसिव लीडर है। ये उस पार्टी जी को एक एडवांटेज मिल गया, जबकि पार्टी में उनसे भी बड़े नेतृत्व करने वाले लोग रहे थे। आडवाणी जी ने अपने पार्टी का नेतृत्व किया, वो प्रधानमंत्री के जी उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट किए गए, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी नहीं जी बन पाए। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया, पर वो उनको अवसर नहीं जी मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी जी को ये अवसर मिला, पर वो भी जी उनके कारण, जब अलग अलग पार्टी के लोग सदस्य जीता के आ रहे थे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने व्यक्तित्व के कारण उन सबको साथ लेकर नेतृत्व करने का काम किया। पर ये एक जी अवसर मिला नरेंद्र मोदी जी को, जब डिसिसिव लीडर के नाम पर लोगों ने उनको एक नहीं दो बार उन्होंने मत देकर प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया। ये एक यानी एडवांटेज उस पार्टी को मिल गया जिसके पास डिसिसिव लीडर है। राजस्थान में जी जिस तरह की स्थितियां है, आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब चुनाव हुआ तब वसुंधरा जी, और एक प्रोजेक्शन हुआ कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तब अशोक जी गहलोत जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो दो व्यक्ति जिनके गवर्नेंस के बारे में लोगों को जानकारी थी, उस जानकारी के संबंध का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। जब आपको एंटी इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी जी स्टेट की भी होती है, एंटी जी इनकम्बेंसी सेंटर की भी होती है, तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उस परिस्थितियों के अंतर्गत ये एक हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो गया है कि अब लोग स्टेट में भी और सेंटर में भी इस तरह का वोटिंग कर रहे हैं, जिससे जिस पार्टी के डिसिसिव लीडर की यदि परसेप्शन बन गया है तो उस पार्टी को निश्चित तौर पर कुछ एडवांटेज मिलता है। सर, और यानी इसीलिए आपने कहीं ना देखा होगा कहीं कि जी आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब सरकार बनी कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व में, तो अशोक गहलोत जी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 0.5% का अंतर था वोट का। पर जब देश में बिल्कुल जी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तब सडनली जी बीजेपी का वोट ऑफ शूट कर गया और 54% से ऊपर हो गया। तो ये समझने बिल्कुल की आवश्यकता है कि अब हिंदुस्तान की राजनीति में ये धीरे धीरे जाति, ये जो हम संप्रदाय, ये जो इन तरह की बातें करते हैं, उससे ज्यादा लोग अपेक्षा करते हैं आप गवर्नेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। गुड गवर्नेंस का यदि आपका लोगों के बारे में परसेप्शन बन गया तो निश्चित तौर जी पर उस पार्टी को उसका एडवांटेज मिलेगा। सर, तो मैं ये देश जुड़ना की चाहूंगा इसके राजनीति में बड़ा अंदर। परिवर्तन जैसे होगा। कि आपने कहा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो चेहरा बहुत बड़ा है, यानी अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी ही जीत के असली वो फेस थे, जिस वजह से दोनों जगह जीत हुई। सर, कहीं ना कहीं लीडर्स की वजह से जीत हुई या ये तो पार्टी की वजह से? ये हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। हर पार्टी में आप उठा के देख लें, स्टेट आफ्टर स्टेट, जिस स्टेट के लीडर के बारे में परसेप्शन बन गया है, उस लीडर की पार्टी को वहां पर एडवांटेज मिल रहा है। गुजरात के अंदर आप उठा के देख ले, 3 बार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल क्योंकि 3 बार जी ऐसा इफेक्टिव लीडर कांग्रेस का प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। जी नीतीश कुमार जी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, आप उठा के देख जी ले, डीएमके का, एडीएमके का उठा के देख ले, आप किसी पार्टी का, जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे आप यूपी का उठा के देख लें,
हर पार्टी को मोटा मोटा ये एडवांटेज मिल रहा है। इसके साथ उस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी में जो संगठन है, उस संगठन की तो भूमिका है ही है, लेकिन एक एडेड एडवांटेज जो मिलता है वो लीडर के परसेप्शन के बारे में। जी सर, आपको एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट भी देखा जा सकता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा राजनीतिक करियर देखा है। हमारे कमेंट्स के अंदर सभी आपको जिंदाबाद और सीएम कह रहे हैं। तो मैं अपना प्रश्न दोहराना चाहूंगा सर, क्या कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय चेहरा खोज रहा है? नहीं, ये बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में बहुत प्रभावशाली जो चेहरा है वो राहुल गांधी जी। हम इस बात को आज अभी नहीं समझ रहे, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला है और मैं कह सकता हूं कि उनका वो एक डिसिसिव लीडर है और समय बताएगा। वो अपनी बात को स्पष्ट कहते हैं और वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो लोग लुभावनी बात है या सत्य बात है। वो जो बात उनको ठीक लगती है और ठीक लगने की बात को वो जनता के सामने रखते हैं, उसके बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और जो वो बात करें उस बात पर ज्यादा वजन जाएगा। आज आप देखें इस बात को, वो पहले देश के एक नेता हैं जिन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भाई क्राइसिस में हम राष्ट्रीय पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके साथ है, लेकिन हमारे ये प्रश्न है जिन प्रश्नों को सरकार को इस बारे में निर्णय करना चाहिए। आज आप देखिए धीरे धीरे कर देश में वही वातावरण बन रहा है। एक जमाना, एक आप और हम नहीं भूले होंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब जीत के थे, देश के प्रधानमंत्री बने, तब पहली बार उन्होंने भाषण दिया था। तब उन्होंने कहा कि नरेगा एक ऐसी योजना है जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था कांग्रेस पार्टी ने, बहुत बड़ी भूल। आप उसको पार्लियामेंट के भाषण को देखें। आज जो सबसे बड़ा क्राइसिस है लोगों की सर्वाइवल के लिए, हम कह रहे हैं कि नरेगा ही एक बहुत बड़ा है जो गांव में गरीब आदमी को मदद करेगा इस बात करने का। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। अभी राहुल गांधी जी ने एक बात कहा कि हमने लॉकडाउन लगाकर कोविड को केवल पोज किया है, अभी हमारा खतरा टला नहीं है। हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह की कमी है, शॉर्ट कमिंग है, उसको देखते हुए हमें टेस्टिंग जुडिशियस करना चाहिए, जुडिशियस हम लॉकडाउन करना चाहिए। हमें लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए, जिससे पैसा सरकार के जनता के बीच में पैसा आए, वो डिमांड जनरेट करने के लिए खर्च हो और हमारी इकोनॉमी चल सके। आज हमें लगता है कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिन बातों को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वही बातें आने वाले समय में इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी के किसी को मैं स्पीकर के रूप में मेरी भूमिका जानता हूँ, लेकिन मुझे अवसर मिला है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में डिसिसिव लीडर के रूप में वो निश्चित तौर पर जनता की उनको मान्यता मिलेगी। जैसे आपने एग्जांपल्स दिए वो काफी क्वांटिटेटिव थे और काफी प्रोडक्टिव थे, लेकिन सर अगर आप देखें, अगर सोशल ब्रांडिंग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, ये ट्रोलिंग बहुत बड़ा उनकी पॉलिटिकल करियर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। क्या आपको लगता नहीं वो ठीक होना चाहिए, या वो बहुत ज्यादा उनकी पॉलिटिकल करियर को कहीं ना कहीं छेड़ रहा है या फिर उसको खराब कर रहा है? सोशल मीडिया का जो उपयोग हुआ है उसको बहुत अच्छे ढंग से उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में किया, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आज नौजवान पीढ़ी के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं सोशल मीडिया के कंटेंट से। आपका ब्लॉग है, उस ब्लॉग को लोग लाइव देख रहे हैं, पर आप कितने नौजवान आदमी एक किताब लेकर रामचंद्र गोवा जी ने क्या लिखा या दूसरे आदमी क्या लिखा है उस किताब को पढ़ रहे हैं। आज नौजवान पीढ़ी के लोग कंडेंस इंफॉर्मेशन चाहते हैं और वो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इसलिए बहुत बड़ा प्रभाव मीडिया के कारण बढ़ा है और उस मीडिया के कारण इस तरह की इमेज बनी है कि राहुल गांधी जी लीडरशिप का करने की क्वालिटी नहीं है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे अवसर मिला है, यही सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से ये इमेज बनी है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे आज सोशल मीडिया में 2014 में जो राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी की जो इमेज थी, जो उनके फॉलोअर्स थे, और आज जितने फॉलोअर हैं उनकी संख्या में क्वालिटेटिव अंतर आ रहा है और उनकी बात को प्रभावशाली ढंग से वो नौजवान पीढ़ी के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। और तब जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई किसी की चापलूसी करने के लिए कह रहा हूँ, पर मुझे अनुभव मिला, उस अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। एक पार्टी में डिसिजन लीडर नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन दूसरी जो अपोजिशन की पार्टी है, जिस पार्टी को आज 10 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, ये समझने की आवश्यकता है आज बड़े पैमाने पर कि आज 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के 19% वोट नहीं थे। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी का वोट 8 करोड़ था। 2014 के इलेक्शन में उनका 17 करोड़ वोट हुआ है। आज समझने की आवश्यकता है कि 2019 में उनका वोट बढ़ा है। तब भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होने के बाद 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। ये मैं नहीं भूलना चाहिए।
इसलिए जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं जो सोशल मीडिया से प्रभावित हैं, वो सत्य को समझेंगे, कंटेंट को समझेंगे, और कांग्रेस को भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा उनके पॉजिटिव्स को लेके। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में एक्टिव है, पर जिन रिसोर्सेज के साथ भारतीय जनता पार्टी है, उन रिसोर्सेज को मैच करने में टाइम लगेगा। इसलिए धीरे धीरे सोशल मीडिया भी सोशल मीडिया का निर्माण कर पाएगा। थोड़ा सा कांग्रेस पीछे है, वो तो स्वाभाविक है, उसको तो मानना चाहिए। उस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज की डेट में जिस तरह का ट्रोलिंग होता है, जिस तरह की सूचना आती है, जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज वे में इसको सोशल मीडिया को भारतीय जनता पार्टी उपयोग ले रही है। अब आपने देखा होगा एक बड़ा इश्यू चल रहा है, आने वाले समय में बड़े पैमाने पर इलेक्शन, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल आदमी के, उनकी ओपिनियन मेकर बनने का काम करेगा। आज ब्रेक्जिट आप देखा आपने उठाकर, एनालिटिकल जो है उसने क्या किया, उसने आज अमेरिका के इलेक्शन हो रहे किस तरह से हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, उन साइंटिफिक डेटा के अवेलेबल के आधार पर आप प्लेटफॉर्म से पता लगा सकते हैं कि कितने आदमी आपके पक्ष में, कितने आदमी आपके विपक्ष में। बहुत बड़ा एग्जांपल है, बिल्कुल। तो आप इसको जितना ज्यादा साइंटिफिक वे में ट्रोलिंग करके आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम चीजों को, लोगों को कंटेंट दें जिससे उनकी ओपिनियन बना सकें, कि ओपिनियन बनाने में आज की डेट में बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की होगी। और सोशल मीडिया भी धीरे धीरे गूगल के माध्यम से चीजों को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। आज बड़ा चैलेंज हो गया सब प्लेटफॉर्म पर, और वो धीरे धीरे सभी इसको यूज कर रहे हैं कि जो फेक न्यूज है उसको फिल्टर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे वैसे परसेप्शन बदलेगा, और जैसे जैसे परसेप्शन बदलेगा वैसे वैसे चीजें बदलने का काम करेगी होगी। डेफिनेटली सर। जोशी सर, जैसे अभी बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है मेवाड़ के अंदर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर। जब आप सेंट्रल में मिनिस्टर थे तो आपने उदयपुर से जो डेलीगेशन आया था उनको वीरप्पन मोइली जी से मिलवाया था, ठीक है, और ये बड़ा सराहनीय कार्य किया आपने। वर्तमान में मेवाड़ के आसपास 40 के लगभग विधायक हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। कहीं ना कहीं आपके मानस में इसके लिए जगह है क्या? क्या सभी मिलकर ऐसा कोई हल ढूंढे जिससे कि एक बेंच की स्थापना हो सके? आज दिल्ली में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और राजस्थान से कितने सांसद किस पार्टी के हैं? बीजेपी। 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी। 25। उदयपुर के क्षेत्र में हाई कोर्ट स्थापित होनी चाहिए, ये मूवमेंट कब से चल रहा है? बहुत पुराना। तो आज निर्णय कराने में क्या तकलीफ है? डेफिनेटली। और ये समझना पड़ेगा कि हमें सबको मिलकर किस तरह से गरीब इलाके में, साउथ राजस्थान में लोगों को न्याय मिले, इसके लिए कैसे हम यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना करें। ये हम जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में कैसे इस स्पेस को क्रिएट करें, इस भूमिका का निर्माण कौन करेगा? जो यहाँ के सांसद हैं, जो दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है। तो आज यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस मानते हैं, इसका मानते हैं कि ये एक यहाँ की आवश्यकता है, तो राजनीति से ऊपर उठकर इसका निर्णय करने का जिम्मेदारी है, उनको आगे आगे बढ़ाकर निर्णय करना चाहिए। आज मैं भी कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं, तो कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में मेरी भूमिका है। यदि मैं कांग्रेस पार्टी का एमपी हूं तो उसके लिए भूमिका है। आज मेरी स्पीकर की भूमिका है। तो इन भूमिकाओं को समझना पड़ेगा कि हमारे इलाके में यदि हाई कोर्ट की हमें आवश्यकता महसूस होती है, तो इतने समय तक जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं वो आगे आए, और आगे आकर भारत सरकार से इसका ध्यान आकर्षित कराकर इस समस्या का निराकरण करने का काम करें। उसमें मेरी भी जितनी आप एक विधायक के रूप में, एक स्पीकर के रूप में मुझसे जो अपेक्षा कर रहे हैं, उस भूमिका का मैं भी निर्वहन करूंगा। डेफिनेटली, क्योंकि 3 पीढ़ियों से यहाँ संघर्ष चल रहा है हाईकोर्ट बेंच के लिए, और निश्चित ही अभी केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की है, तो आपका कहना है कि सेंट्रल से ही ये प्रस्ताव पारित होगा। मेरा अगला सवाल है, जिस तरह भीलवाड़ा में चंबल का पानी आपने पहुंचाया, भीलवाड़ा की जनता शुक्रगुजार है। उसी तरह मोहनलाल सुखाड़िया जी का जो सपना था देवास परियोजना, उसका 3rd और 4th स्टेज के लिए आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या उदयपुर की जनता को आने वाले समय में इससे पानी मिलने की संभावना है? अभी हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हम स्थायी रूप से उदयपुर में पीने के पानी की व्यवस्था कैसे कर सकें,
क्योंकि उदयपुर टूरिस्ट के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट देश का एक जगह बन गया है। यहाँ की इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी के साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी, और प्रदेश की इकोनॉमी क्यों, यदि बाहर का फॉरेन टूरिस्ट आएगा तो कुछ कंट्रीब्यूशन फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। तो कुल मिलाकर इस जगह की इंपॉर्टेंस रहे, उसमें यहाँ पर झीलें हैं, पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से हो, तो जो हमारा देवास का पानी है, हमारे ऊपर जाखम है, हमारे ऊपर माई है, ये जो सारी है, उनका हम कैसे पानी का नियोजन करें कि खेती के लिए भी उपयोग हो सके और उसके पीने के पानी के लिए उपयोग हो सके। तो दीर्घकालीन योजना बनाकर कैसे इसका लाभ ले सके, उसके बारे में निश्चित तौर पर प्रयत्न किए जाने चाहिए। और जैसे जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, निश्चित तौर पर उस रूप में उस योजना का क्रियान्वयन होगा। लेकिन प्रोजेक्ट बनना चाहिए, प्रोजेक्ट बनने कर उसके बारे में जो तैयारी की जानी चाहिए, और उसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि समय रहते इस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। निश्चित इच्छा शक्ति व्यक्ति में हो तो निश्चित ही अपन उस मुकाम को पा लेंगे। एक देश में सर अलग अलग कानून क्यों? आप देखें कि आज मजदूरों की जो हालत है एक शटलकॉक की तरह घूम रहे हैं। 72 साल की आजादी मिलने के बाद भी जो निर्माण करने वाला जो मजदूर है वो घर जाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का उसको सामना करना पड़ रहा है। घर जाना कोई अपराध तो नहीं है। जिस तरह कलेक्टर जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है उसके एक पास से जो पास रिलीज करता है क्या, उसी पास से उसको बॉर्डर पे रोक दिया जाता है क्या? आपको जो खड़ा करने वाला जो तबका है मजदूर वर्ग, क्या उसको घर पहुंचने में बड़ी वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। उसकी आजादी पर ये कुठारघात क्यों सर? नहीं, हमने लॉकडाउन किया है देश में जनता के जीवन की रक्षा करने के लिए, और उस समय हमें एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था कि यदि लॉकडाउन लंबा चलेगा, लोगों के मन में डर बैठ गया है कि हमारा जीवन खतरे में है, और एक हिंदुस्तान में एक मानसिकता बनी हुई है कि हमारी मौत हो तो हमारे घर पे ही हो। इसलिए लोगों में जब इस तरह का भय बन गया तो हमें एंटिसिपेट करना था कि ये जो बहुत बड़ा तबका शहर में रह रहा है और जो बहुत बड़ा तबका फैक्ट्री में काम कर रहा है, उन लोगों को हम कैसे अवसर दें कि वो समय रहते अपने घर पे जा सके। हमारे पास ट्रेन थी जो करोड़ों लोगों को रोज अप्लाई करती है, हमारे पास बसें थी। तो ये सरकार जो लॉकडाउन किया उसके पहले इसको एंटिसिपेट कर अलग अलग स्टेट को एक बोर्ड पे लेना चाहिए था कि कैसे यहाँ से आदमी जाएंगे, तो बस की व्यवस्था करेंगे, ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। कहीं न कहीं हमारी ये चूक हो गई है क्योंकि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा। अब दो तरह के मजदूर है, एक मजदूर तो फैक्ट्री में काम करता है, उसके पास तो कार्ड भी है, उसका नाम भी है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अर्बन में काम करते हैं, कोई किसी का ड्राइवर है, कोई किसी के घर पे काम कर रहा है, कोई रसोई का काम कर रहा है, कोई होटल पे काम कर रहा है, कोई दूसरे काम कर रहा है। ये माइग्रेंट वर्कर जो वर्ड है उसको समझने की आवश्यकता है। बहुत बड़े लोग जो अर्बन सेंटर में अपनी रोटी रोजी के लिए थे, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे सूरत में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे कहीं से उठा के, इवन उदयपुर में देख लें आप, उदयपुर में बहुत से उदयपुर जिले के आप बच्चे हैं जो गरीब घर से हैं, वो कहीं होटल में काम कर रहे हैं, कहीं किसी और जगह काम कर रहे हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं। तो ये जो माइग्रेंट लेबर की हम परिभाषा करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज जो है, जो हमारे जीवन को कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रभावित कर रही है, उनके बारे में हम एंटिसिपेट नहीं कर सके। ये फेलियर है, इसको मानना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि ये जी सर बिल्कुल, जैसे कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जिस तरीके से मोदी साहब ने जब नोटबंदी का ऐलान किया तो रातों रात ऐलान कर दिया, उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स के सॉल्यूशंस आए। हमारा यह मानना है कि 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ही डिजिटल पेमेंट्स के सॉल्यूशंस हो जाते, कंपल्सरी हो जाता, ताकि एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता ऐसी बड़ी घोषणा से। उसी तरीके से रातों रात 8 बजे फिर एक घोषणा हुई कि लॉकडाउन हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि 1 हफ्ते तक का टाइम मिलता जहां पर सारे देश में कर्फ्यू लग जाता, लेकिन जो किसी और देश या किसी और शहर या गांव के लोग हैं उनकी आवाजाही निरंतर रूप से 1 हफ्ते तक शुरुआत में चालू रहती? क्योंकि अब क्या हुआ, एक समय बाद लोगों का यह भी मानना है कि वो 50 दिन तक घर पे रहे, और अब जब लोगों को आना जाना चालू कर दिया तो वो इफेक्टेड होके उनके घर पे आए, 50 दिन तक वो घर बैठे रहे। अब जो प्रवासी वापस उनके घर लौट के आए वो रेड जोन से आए, उनकी वजह से संक्रमण फैलने लग गया। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी हो जाती है अनाउंसमेंट करने में। थोड़ा सोचना चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए था प्रवासियों को वापस भेजने का, और फिर एकदम कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए था। सरकार कोई निर्णय लेती है वो जनता के हित में लेती है, उसमें हरदम ये स्कोप रहता है कि हम उसके बारे में क्रिटिसाइज करें। पर एक बात, अल्टीमेटली जब कोविड खत्म होगा तब इस बारे में फैसला किया जाना चाहिए कि अच्छा है बुरा। आज एक चीज सामने है, लोगों को तकलीफ हुई, माइग्रेंट वर्कर का सबसे बड़ी समस्या है
फिर भी एक जो स्टेटिक्स आ रही है वो ये है, इतने बड़े देश में जो संक्रमण की आशा की जा रही थी, जो मोर्टिलिटी की आशा की जा रही थी, आज दुनिया से रिलेटिवली हमारे यहाँ मोर्टिलिटी कम है। पर अच्छा होता हम लॉकडाउन के समय में चीजों को एंटिसिपेट करते, माइग्रेंट को के लिए एक स्टेट मानता नहीं है, दूसरी स्टेट मानता नहीं है। भाई आपने हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, पर आपने इस सेंट्रल स्टेट में महामारी को लिया, तो आपको ये सब एंटिसिपेट करना चाहिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट लेबर जाएंगे तो स्टेट की कांग्रेस पहले ले लेते, ट्रेन की व्यवस्था पहले कर लेते। जो चीजें हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो पहले एंटिसिपेट कर लेते तो वो ठीक होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये समय नहीं, अभी ये समय नहीं है जिस पर हम इन बात पर चर्चा करें। अब तो ये है जो बट कि किस तरह से इस समस्या का हम अच्छे ढंग से निराकरण करें। अभी तो ये माइग्रेंट का सवाल नहीं है। आज हम कोविड से ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाले समय में है वो इन लोगों के डिस्प्लेसमेंट के कारण इकोनॉमी में जो असर पड़ेगा, उस इकोनॉमी के असर को बहुत लंबे समय तक हम ठीक नहीं कर पाए भाई। तो आज जान बचाना भी जरूरी है और लंबे समय तक इकोनॉमी भी आपकी ठीक नहीं रहेगी तो फिर आप इधर ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए आज सब मिलकर ये है कि आज ज्यादा आवश्यकता है इस बात की है जी कि जैसे आपने सर आपके हाल ही में जो आपका इंटरव्यू हुआ था उनके साथ, गहलोत साहब के साथ जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें आपने इस बात को जो मेंशन रखा था, जो आपने अभी हमें भी बताया कि इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत बेटर है, एट द सेम टाइम जो बहुत ज्यादा एज में है या जो बहुत कम एज में उनको इश्यूज है, ओवर टू ऑल जो जवान है उनकी एंटीबॉडीज की हेल्पफुल इंडिया में इतना प्रभाव नहीं हुआ है। तो क्या आने वाले समय में लॉकडाउन इस बिना पर भी बनाया जा सकता है या लॉकडाउन की गाइडलाइंस इसको मद्देनजर रखते हुए भी बनाई जा सकती है? सर, एक बड़े यूनिवर्स को छोटे छोटे रूप में लाकर इफेक्टिव ढंग से काम करने की आवश्यकता है। आज उदयपुर का एग्जांपल लें, उदयपुर में यदि कांजी के हाटा में ज्यादा केसेस हैं तो वहां पर आप बिल्कुल ही मूवमेंट को रोक दीजिए, वहां सारी व्यवस्था को रोक दीजिए। ना वहां आप जो कर्फ्यू लगाना है वो स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगाइए, आप डिबार करिए, वहां पर खाने की चीजें, दूध सब आप व्यवस्था करिए, लोगों को बाहर निकलने दीजिए। लेकिन पूरे उदयपुर को आप करेंगे या पूरे राजस्थान को करेंगे वो संभव नहीं है, वो स्टेज आपकी निकल गई है। अब धीरे धीरे जहां पर ये ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वार्ड हो, चाहे वो 2 वार्ड हो, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो पंचायत क्षेत्र हो, उन क्षेत्र को कन्फाइम करके बेटर वे में हम कैसे संक्रमण को रोक सके उसका प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा ये आवश्यक है इकोनॉमी को हम साइमल्टेनियसली कैसे सस्टेन करें उसके बारे में भी हमारे एफर्ट्स करने चाहिए। ये लोग जो बाहर से आए उनके पास ट्रेड है, उनके पास क्षमता है, यदि हमारे पास यहाँ पर जगह खाली है तो उनका मैच करना चाहिए कि भाई आप इस काम को जानते हो, इस जगह पर खाली है, कैसे काम को कर सकते हैं, कैसे हम बेटर वे में इकोनॉमी को पटरी पे ला सकें, उसके संबंध में भी हमें साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। पहले हम कोविड को करेंगे, कोविड खत्म होगा, फिर इकोनॉमी को करेंगे तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हमें साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे सब जो सरकारें हैं वो इस बारे में प्रयत्न कर रही है। सरकारों के पास अपने वित्तीय संसाधनों की कमी है, वित्तीय संसाधनों का जुडिशियस उपयोग कैसे हो, ये सब चीजें जिससे सारा देश अभी चर्चा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी हम जो बातें कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। हम जिस मॉडल की परिकल्पना कर रहे हैं वो पूरा मॉडल डिपेंड कर रहा है वेस्ट के ऊपर। आज हम लोगों को, वेस्ट के लोगों को मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों की इम्यूनिटी कितनी है। कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं उसको समझने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट कहाँ है? अर्बन इलाके में। अर्बन इलाके में कहाँ है? जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा थी। डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ थी? जहाँ सफाई नहीं थी। आज समझने की आवश्यकता है कि ये बीमारी गांव में नहीं थी, गांव में तो स्वस्थ वातावरण था, लोग दूर रहते थे, सोशल डिस्टेंस वैसे मेंटेन हो रहा था। अब वो लोग, गांव वाले लोग को हम नहीं समझा पाए मास्क क्या होता है, हाथ धोना क्यों जरूरी है, क्यों सोशल डिस्टेंस करना है। उन लोगों को से सीखना चाहिए जो उनको हम सिखा रहे हैं, जबकि ये आवश्यकता अर्बन इलाके में जो लोग रह रहे थे उनको समझने की आवश्यकता है कि जो कच्ची बस्तियां हैं जिससे लोग रहते हैं, जहाँ सफाई नहीं है, जहाँ व्यवस्था नहीं है, वो चीजें आज अर्बन में ठीक ढंग से एड्रेस होती तो समझता हूँ कि इन चीजों का होता है। लेकिन ये सब अनुभव धीरे धीरे आने वाले समय में हमको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हम अपने आप को, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो हमारे नियम और कानून है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, उन सब चीजों को इफेक्ट करेगा। और एक अच्छा प्रदेश, अच्छा देश बनाने के लिए हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। अनुभव ये सिखाता है और अनुभव सीखने के बाद जैसे कि आप अनुभव की बात करें तो बहुत बड़ा अनुभव यह मिलता है कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जैसा कि आपने बताया हम हमारे इंडियंस की इम्यूनिटी का एग्जैक्ट पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिसर्च यूनिवर्सिटीज की कमी है।
तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज को आने वाले समय में बढ़ावा मिलना चाहिए सर, क्योंकि आप प्रदेश में स्पीकर हैं सर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज आने वाले समय में बिल्कुल बढ़ेगी? हर निर्णय साइंटिफिक आधार पर होगा। जैसे जैसे निर्णय डेटा के आधार पर, साइंटिफिक डेटा के आधार पर है, उसके आधार पर प्रोजेक्शन करके आप आगे बढ़ेंगे तो वो तेज गति से विकास की अवधारणा को साकार करेगा। अब आप हिट एंड ट्रायल नहीं है, आप अनुभव के आधार पर चीजें नहीं कर सकते। निर्णय करने पर साइंटिफिक इनपुट बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे सब सरकार है इन बातों को, वो निर्णय लेने के लिए आपको साइंटिफिक डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। जितने ज्यादा आपके पास गोल्डन डेटा है, जो वर्ड इज गोल्डन डेटा आपके पास है, उतना ही आपका प्रोजेक्शन करेक्ट होगा। अब ये जैसे जैसे हम चीजों को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अब देश भी निर्णय करने की जो अपनी क्षमता है वो प्रभावित करेगी कि उनके पास कितना साइंटिफिक डेटा है। उस डेटा के आधार पर वो निर्णय करने का काम करेगी। इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि निर्णय बहुत ज्यादा वैज्ञानिक डेटा के आधार पर निर्भर करेंगे। जी बिल्कुल सर। निश्चित ही जो सर लॉकडाउन से पर्यावरण और आबो हवा जो है वो बहुत शुद्ध हुई है, और अपन ये भी माने कि सर इस पर्यावरण से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए सरकार को क्या प्रयास करेंगे जिससे कि देश बिल्कुल उसी राह पे चले जो पूर्व में चल रहा था? स्वराज और सुराज दो चीज समझनी पड़ेगी। महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था सेल्फ गवर्नेंस, जो गांव का गवर्नेंस है। मैं छोटा था, मेरा ननियाल था देवगढ़, मैं अपने नाना के घर पे हर समर में जाता था। मैं अपने नाना के घर से मेरे मामा की दुकान पे आता था, वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। उस 1 किलोमीटर में मैं आज जाकर देखता हूँ वहां पर ना तो एक घड़ी पे 7 घड़ी काम करने वाला आदमी है, क्योंकि घड़ी आज ऑटोमेटिक घड़ी हाथ में आ गई। एक दर्जी का काम करने वाला आदमी वहां पर नहीं है, एक आदमी वहां पर मिठाई बनाने वाला आदमी नहीं है, एक नमकीन बनाने वाला आदमी नहीं है, एक कारपेंटर नहीं है। जो पहले हर गांव में जो मनुष्य की आवश्यकता उसको पूरा करने का आदमी, वहां का आर्टिजन उसी गांव में रहता था, वहां की नीड्स को पूरा करता था। ये एक हमारे गांव की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को हमें डेवलप करना था। हमने कहा नहीं, आपको मॉडर्न रहने के लिए आपको हम सेंट्रलाइज कूलर सिस्टम लाएंगे, आपको हम एसी लाएंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे। हमारा रेफरेंस हमने वेस्ट को कर दिया। बाकी ऐसा हिंदुस्तान में कोई गांव नहीं है जहां पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर नदी नाले में पानी इकट्ठा नहाने की व्यवस्था नहीं थी। उस समय मेरी माँ मेरे नाना के मकान से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में से पानी भर के लाते थे। उस पानी के गड्ढे से, पानी का गड्ढे में जो पानी पीने का था वो एक स्थान था, वो पीने का पानी उस काम आता था। नहाने के लिए तालाब में जाकर नहाकर आते थे। रॉ वाटर था, उस काम में आता था। तो पहले रॉ वाटर और पानी का वाटर में उपयोग था जुडिशियस। ये व्यवस्था हर गांव में थी। हमने कहा नहीं, तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं, हम तुम्हारे गुल में नल लगाएंगे, फिल्टर पानी देंगे। हमने अपनी व्यवस्था को जो बदला है, जिससे हमने बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। उस एक्सप्लॉइट करने के कारण आज ये सारा वातावरण प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए आज हमें नए ढंग से जो विकेंद्रीकरण है व्यवस्था, जिस विकेंद्रीकरण व्यवस्था में उस गांव में, उस शहर में जो उनका सेल्फ सफिशिएंट वे ऑफ लाइफ है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कैसे आगे आगे काम करें, उनको जो साइंटिफिक टूल दें, कैसे उसके जो काम करने के तरीके में हम और बेहतरीन काम कर सकें, ये व्यवस्था करके उनके जीवन को हम ठीक करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि वातावरण भी ठीक रहेगा और आने वाली चुनौतियों का भी मुकाबला भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि डेवलप से डेवलप कंट्री लाइक अमेरिका, डेवलप से डेवलप कंट्री जापान, आज डेवलप से डेवलप कंट्री कोई भी हो, वो इस वायरस को मैच करने के लिए अपने पास, उसके पास संसाधन, उनके पास ये एंटिसिपेशन नहीं, क्या करें। इतनी वैज्ञानिक शोध और इतना वे ऑफ लाइफ होने के बाद आज जो हालत हमारे देश में है वो की वो हालत अमेरिका के अंदर है। वो वायरस के इम्पैक्ट को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। हम वायरस के इम्पैक्ट के बाद अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि इस चैलेंज, इस कोरोना ने सारे विश्व में नए सिरे से, क्या हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड के बारे में सोचें या लोकलाइज वर्ल्ड के बारे में सोचें, ये नए तरीके से गवर्नेंस के बारे में, समस्याओं के निदान करने के लिए सभी को सोचने के लिए बाध्य किया है। और आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर सरकारों के गवर्नेंस पे भी होगा, लोगों के जीवन पे भी होगा और धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं बदलेगी। सर जैसा कि आपने कहा कि लोकलाइज यानी कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छी बातें की। जो गांवों का जो मॉडल था वो हमारे लिए मॉडल बन के सामने आया है और कहीं ना कहीं ओल्ड इज गोल्ड की बात है। गोल्ड, आपने ये भी कहा कि गोल्डन कंटेंट और ओल्ड इज गोल्ड, तो कहीं ना कहीं हमें पुराने दल में जाके और वहां से ये समझनी होगी। सर इसमें मैं एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा सर, 20 लाख करोड़ का जिस तरीके से पैकेज की घोषणा हुई थी वापिस एक बार,
सर पहले तो कई लोग तो 20 लाख करोड़ के अंदर कितने जीरो ये ढूंढ रहे थे सर, उसकी आलोचना ही बहुत हुई सर। आपका सर इस पर क्या, क्योंकि अभी असेंबली तो हो नहीं रही, यानी बहस तो हो नहीं पाएगी, वरना मेरे हिसाब से अगर ऐसे मुद्दे पे बहस होती तो बहुत ज्यादा गहमागहमी होती। सर एज ए स्पीकर सर आपका क्या रिव्यू था इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऊपर? तो एक मोटा है, पार्लियामेंट और असेंबली का जो बजट बनता है, उस बजट की प्रोविजन के अलावा आपने एडिशनल क्या दिया? ये मोटी बहस चल रही है। 20 लाख करोड़ में जो हमारा बजट का प्रोविजन है, उस बजट के प्रोविजन को जोड़कर 20 लाख करोड़ बताया गया। उस बजट के प्रोविजन को निकाल दें तो बहुत बड़ी रकम इसमें भारत सरकार नहीं खर्च कर रही है। ये समझने की आवश्यकता, कर भी नहीं सकती। मतलब वस्तुतः स्थिति है, हमें साहस होना चाहिए कहने के लिए कि वित्तीय संसाधन हमारे पास इतने उपलब्ध नहीं है जिन वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत हम हमारी जीडीपी का 10% हम खर्च कर सके जो डेवलप कंट्री खर्च कर रही है। कि मैं इस बेस में नहीं जाना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूं सरकार जो है, भारत सरकार का अपना एक सोच होता है कि हम अपने वित्तीय संसाधनों का कैसा उपयोग करें। हो सकता है उनके मन में ये कि कोरोना लंबा चलेगा, इसलिए पैसे का जुडिशियस हम उपयोग करें, इसलिए हो सकता है धीरे धीरे ये जो वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी कि बजट के प्रोविजन के अलावा हमें एडिशनल स्टिमुलस के लिए क्या पैसा देना है, वो धीरे धीरे उनको बनाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे वो अमृत सेन जी हो, चाहे बनर्जी हो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, और जो अन्य अर्थशास्त्री जो बार बार कहते हैं कि आदमी के हाथ में पैसा दो, वो पैसा जो खर्च होगा वो डिमांड पैदा करेगा, डिमांड पैदा करेगा तो अपने आप छोटे छोटे इंडस्ट्री चलेगी और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो ये एक सोच हो सकता है, इसमें डिबेट है, लेकिन ये निश्चित तौर पर अभी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैंक से लोन लेने से उनकी व्यवस्था सुधरेगी नहीं। उनकी व्यवस्था तब सुधरेगी जब उनकी डिमांड जनरेट हो और उनके पास और पैसा मिले। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारत सरकार और राजस्थान सरकार या और प्रदेश की सरकार इस बारे में सोचेगी और अधिक पैसा लोगों के हाथ में देने का प्रयास करेगी, जिससे डिमांड ज्यादा जनरेट हो सके और हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर सके। जी सीपी साहब हमारे लाइव हैं, हमारे सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि उदयपुर में भी 415 कोरोना पॉजिटिव हो गए और सीपी सर ने बहुत ही अच्छे उदाहरण, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आंसर्स दिए हैं। हम इस वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आजाद सर कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ प्रश्न मेरे होंगे और फिर हम इस वीडियो को विराम देंगे। आजाद सर आपका प्रश्न। जैसे सर आप राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में 2 बार राजस्थान रणजी ट्रॉफी चैंपियन रहा। पिछले कार्यकाल में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले, राजनीति बहुत हावी थी। इस बार आप ही के मार्गदर्शन में वैभव जी अध्यक्ष बने, महेंद्र जी शर्मा सचिव बने। क्रिकेट की राजनीति जो है असल राजनीति से भी ऊपर है, क्यों सर? क्रिकेट में मेरी अपनी मान्यता पहले से थी कि राजस्थान में पोटेंशियल है और यहाँ पर क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसका उपयोग होना चाहिए। ललित मोदी जी आज की डेट में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, पर जो परिस्थितियां बनी उस परिस्थितियों में देश में आकर वो आरसीए को नहीं चला सकती। तो हमारा ये प्रयास था कि राजस्थान में आरसीए के माध्यम से यहाँ के खिलाड़ियों को करने का मौका मिले। वो उन्होंने लिटिगेशन में चीजों को फंसा दिया और लिटिगेशन के कारण कभी आईपीएल नहीं हो रहा, कभी स्थिति नहीं बन रही है। हमारा बहुत स्पष्ट मान्यता थी, उन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत बीसीसीआई ने हमको डिबार किया। तो मेरा प्रश्न था कि बीसीसीआई हमको मान्यता दे, मान्यता हमको मिल गई। हमारा दूसरा प्रश्न बार बार इशू आता है कि जो क्रिकेट स्टेडियम एसएमएस का है, वो क्रिकेट स्टेडियम में सरकार के और आरसीए के बीच में हरदम बोन ऑफ कंटेंशन देता है। कभी वहां पर 26 जनवरी है, कभी 15 अगस्त है, कभी और दूसरे काम होते हैं। हमारी एसोसिएशन का खुद का एक क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए। मैं जब पिछली बार अध्यक्ष था तब मैंने उदयपुर में 4 करोड़ रुपए आरसीए से दिलवाकर जमीन आइडेंटिफाई करवाई और यहाँ इसी तरह से 6 करोड़ रुपए जयपुर में देकर जमीन आइडेंटिफाई कराई कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और आज भी हमारे मन में मान्यता यह है कि एक अच्छा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनना चाहिए, एक अच्छा क्रिकेट स्टेडियम उदयपुर बनना चाहिए और धीरे धीरे और प्रदेश में बनना चाहिए, क्योंकि आईपीएल बनेगा तो छोटी छोटी जगह पर भी आईपीएल के मैच होने चाहिए। यदि आज उदयपुर में स्टेडियम होता है, आईपीएल के मैच होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उदयपुर एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है जो दुनिया के खेलने वाले खिलाड़ी आकर वहां पर देखे और लोगों को उसकी रुचि लगे। उस बारे में प्रयत्न किया और हम आशा करते हैं कि वैभव गहलोत जी अब अध्यक्ष बने, सरकार से हम अभी नेगोशिएट कर रहे हैं और हमने बीसीसीआई से और सबसे मिलाकर कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से यह स्टेडियम बनाए। मैं पिछले समय उदयपुर आया था, तब मैंने यूआईटी सेक्रेटरी से वैभव जी और सब मिलकर बात की थी। हमने कहा उदयपुर में भी यूआईटी इनिशिएट लेवे और वहां पर उस यूआईटी स्टेडियम बनाए और आरसीए को दे। तो जगह आइडेंटिफाई की है, कटारे जी से बात करेंगे और सब मिलकर उदयपुर में जो क्रिकेट अच्छी भले रही है, वो एक नया स्टेडियम बन सके उदयपुर में और जयपुर और उदयपुर में अच्छी क्रिकेट हो सके
उसमें कोशिश करने में जो मेरी भूमिका है उसका मैं भी प्रयत्न करूंगा। हम सब मिलकर, वैभव गहलोत जी जो आरसीए के अध्यक्ष हैं, उनसे बराबर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि कैसे यहाँ स्टेडियम का निर्माण हो, जिससे आने वाले समय में और अच्छे जो बच्चे हैं उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले और क्रिकेट अच्छी हो सके। मेरा क्रिकेट में इतना ही इंटरेस्ट है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं जब आरसीए का अध्यक्ष था 2 बार रणजी ट्रॉफी के चैंपियन रहे। मैंने आरसीए के प्रेसिडेंट की हैसियत से आज दिन तक कोई भी सेलेक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी को फोन किया कि किसका सिलेक्शन होगा। मैं अपने कहा गया था जी, मैं पॉलिटिशियन के रूप में मेरी भूमिका है। आरसीए में मेरा काम मैनेज करने का है, ये काम उनमें क्रिकेट के जो खिलाड़ी सिलेक्शन करना है क्रिकेट एक्सपर्ट का है। पर मैं मानता हूं कि मैं उन लोगों में नहीं, मैं मानता हूं कि क्रिकेट खिलाड़ी भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं और पॉलिटिकल भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। पर कुल मिलाकर एब्रेशन सब में होते हैं। कुछ पॉलिटिशियन उसमें ज्यादा इंटरवीन करते हैं, कुछ खिलाड़ी भी ज्यादा इंटरवीन करते हैं। उनकी लाइकिंग। आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर सर, आपका फेवरेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर सर? ना, आज की डेट में तो सबको मालूम है कि विराट कोहली से ज्यादा कोई फेवरेट हो नहीं सकता। आज तो सबके सर, उसकी फेवरेट चीज क्या पसंद है सर? जैसे उसका एग्रेशन या उसकी बैटिंग स्टाइल या क्या? उसकी फिजिकल फिटनेस, डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस जो है, आप उनकी आप उनकी फील्डिंग देख लीजिए, उनकी आप जो बैटिंग देख लीजिए, जो उसकी फिजिकल फिटनेस है वो आउटस्टैंडिंग है। द वर्ड आई एम यूजिंग इट। अच्छे आदमी में किसी में टेक्निक हो सकती है, किसी में और आती है, लेकिन ओवरऑल हर चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी फिजिकल फिटनेस किस तरह की है। एक कैप्टन के रूप में यदि वो फिजिकल फिटनेस में सबसे ज्यादा जोर देते हैं तो निश्चित तौर पर टीम के सभी आदमी को फिजिकल फिटनेस में अव्वल देना पड़ेगा, तो उसका एडेड एडवांटेज टीम को मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज में जो आइडियल है वो विराट कोहली है। सर बिल्कुल सर, जैसे कि हमने आपका काफी समय लिया है, अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि आपका जो राजनीतिक करियर है सर, जैसे कि आजाद सर ने भी आपको स्टार्टिंग में आपकी जो पूरी डेफिनेशन दी सर, इतनी सारी चीजें सर, मल्टीटास्किंग अगर हम कहें कंप्यूटर लैंग्वेज में तो एक प्रोग्रामिंग होती है पूरी। आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन ये चीजें कर रहे हैं, क्रिकेट फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, और अब असेंबली का एज ए स्पीकर। सर कैसे मैनेज करते हैं? आपका लाइक तरीका क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मेंटली भी इतने हैरेस हो जाए या पैनिक हो जाए, और कहीं ना कहीं हाइपर टेंशन बहुत बड़ा इशू है, और आप ये चीजें इतने इजीली उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अभी भी आप जिस तरीके से बैठे एकदम कूल एंड काम होकर आप जवाब दे रहे हैं, 2 इंटरव्यू आपके साथ है, लेकिन अभी भी आपने धोनी जैसे कूल एंड काम अपने आप को मेंटेन कर रखा है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं इस वजह से, या क्या आपका एक पूरा नेचर रहा है जिस वजह से आप मल्टीटास्क पॉलिटिकल लीडर बन पाए? एट ए टाइम जो जिम्मेदारी आपको दे उसका पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता से निर्वहन करो। जब मैं भारत सरकार में मंत्री था तो भारत सरकार के मंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी थी उसका अपने पूरी ताकत, अपनी ईमानदारी से उसका काम कर रहे थे। जब राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उसकी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। 10 साल तक एमएलए रहे तो एमएलए की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। आज स्पीकर है तो स्पीकर की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जो काम दे उस काम को ईमानदारी से मन लगाकर करना चाहिए, और मन में ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक बहुत बड़ा गाना है, हर फिक्र को दुओं में उड़ाते गया, तो मेरा वो जो उस गाने की 4 लाइनें जरूर उस गाने की 4 लाइनें सुनिए कि जो जिंदगी का सबसे बड़ा सार वही है कि आदमी को जो मिल गया उसमें खुश होना चाहिए, जो नहीं मिला उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, और हर गम और खुशी को अपने जश्न के रूप में मनाना चाहिए। आदमी को जिंदगी में जो भी मौका मिला उस मौके को पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। सर क्योंकि एग्जाम टाइम भी आ रहा है, बच्चे अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, सर आपके कुछ तो ऐसा तरीका होता होगा, आप लिखते होंगे कुछ काम पेपर पे, सर किस तरीके से प्लानिंग होती है? मेरे लिखने की आदत नहीं है। मैं पढ़ता भी हूँ तो सोते सोते पढ़ता हूँ। मैं उन लोगों में जो टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ता है। मैं आज के नौजवान पीढ़ी को लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई मन लगाकर पढ़े, पहला काम पढ़ाई करने का। आज आपको टीवी देखना या बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहला लक्ष्य यदि हमें पढ़ाई करके एग्जाम देना है तो पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। जब हम पूरी तरह से एग्जाम दे दे, पास हो जाए, फिर आपका जो टाइम है उसको लेजर टाइम में यूज करना चाहिए। तो जो जिम्मेदारी, जो टास्क हमारे पास इमीडिएट है, इमीडिएट टास्क को पूरे मन लगाकर उस टास्क को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, तब मन में शांति रहती है। जब हम टास्क है उसको तो ध्यान नहीं लगाते और जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, जो है आपके पास, जो नेचर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने जो आपको काम करने का मौका दिया है, उस अवसर को पूरी ताकत और मन स्थिति लगाकर उस तात्कालिक लक्ष्य को ईमानदारी से करना चाहिए। उससे मन में शांति रहती है। ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, ये जो हमारी भावना है वो हमको अशांति पैदा करती है। इसलिए मेरे को जब भी जो टास्क मिलता है
उस टास्क को मैं ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से, अपनी क्षमता से करता हूँ, इसलिए मेरे को किसी तरह का टेंशन नहीं। सर मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे संजय, एक मेरा अंतिम सवाल है जोशी सर, ज्यादातर जो व्यूअर्स अभी जो देख रहे हैं उनके ज्यादातर कमेंट्स ये थे कि नेक्स्ट सीएम सीपी जोशी सर। मैं सर ये नहीं जानना चाहता कि आप फ्यूचर के सीएम है नहीं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेवाड़ में मोहनलाल सुखाड़िया के बाद आने वाले समय में मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा? ये एक कठिन प्रश्न है। आज की डेट में मेवाड़ में एक्सेप्टेबल लीडर पहले मेवाड़ का होगा तो राजस्थान का होगा, नो डाउट। आज आने वाले समय में चैलेंजेस ज्यादा है। आज के जो पुराना समय निकल गया, जब हम मेवाड़, मोहनलाल सुखाड़िया या बातें समझे, उससे ज्यादा जरूरी है कि आने वाले समय में नॉलेजेबल लीडर हमारे मेवाड़ से निकल रहा जो ज्ञान का उपयोग लेकर जन समस्याओं का निराकरण कर पार्टी की नीति निर्धारण को चलाकर आगे बढ़ने का काम कर सके। ये बड़ा चैलेंज आज के समय में है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि नई जनरेशन के हमारे जो लीडर हैं वो ज्ञानवान होंगे, वो नॉलेजेबल होंगे, जनता के प्रति संवेदनशील होंगे, पार्टी के प्रति निष्ठावान होंगे और अपनी क्षमताओं का उपयोग लेकर खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे। तब निश्चित तौर पर आपकी जो कल्पना वो भी साकार होगी। ये सभी गुण आप में मौजूद है सर। जी सर, आपको बिल्कुल डेफिनेटली। सर अंत का एक सवाल सर, जैसे कि आप जब राजस्थान असेंबली में सर सामने बैठते हैं, सारे एमएलए राजस्थान के आपके सामने बैठे हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सर मैं इसको बॉलीवुड से जोड़ रहा हूँ। बॉलीवुड में कई डायलॉग है, डायलॉग तो मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप एक बहुत ही एक रिनोन्ड पॉलिटिकल लीडर है, कहीं ना कहीं वो डायलॉग बोलना चीप लगेगा, बट कहीं ना कहीं वो सर फीलिंग क्या आती है जब आप सामने बैठे हैं, आपके सामने पूरे राजस्थान के एमएलए बैठे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, ऐसा कुछ सर क्या फीलिंग होती है? नहीं, उस समय फीलिंग ये होती है कि मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि इस विधानसभा की गरिमा बढ़े, इस सदन की गरिमा के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करे और हमारा प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे। इसमें ये असेंबली प्लेटफॉर्म अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उसमें मैं भी स्पीकर के रूप में इसको करने में कुछ कर सकूं तो करना चाहिए, ये मेरे मन में रहता। डेफिनेटली सर, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर दिए। जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने भी कहा कि काफी समय बाद एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मिला, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, उससे हमारे अंदर भी एनर्जी रही। सर अंत में एक संदेश आपके सभी फॉलोअर्स को, इस इंटरव्यू को अलविदा कहने से पहले सभी श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना की भी महामारी से लड़ना है, सबको मिला के आपका एक संदेश, क्योंकि सब चाहते हैं आप सीएम भी बने, तो ऑल टुगेदर एक संदेश दिए सर प्लीज। सबको मिलकर अभी जो तात्कालिक कोरोना है उसका मुकाबला करने के लिए अपनी दिनचर्या में जो सरकार अपेक्षा कर रही है, जो डॉक्टर अपेक्षा कर रहे हैं, मास्क का उपयोग लें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ को धोएं, और ये दिनचर्या हमें बनाए रखनी पड़ेगी क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कोरोना का इलाज कब होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक इसके साथ हमें दिनचर्या से अपने जिंदगी को निकालना पड़ेगा। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है सब चीजों को भूलकर हम सब मिलजुल कर किस तरह से इस संक्रमण के समय में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की मदद करें और स्वयं इन सब नियमों का पालन करके आने वाले समय में अपने परिवार का, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में कैसे भूमिका निभा सके, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और मैं आशा करता हूं कि हम सब राजस्थान के जितने भी भाई बहन हैं इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे, इससे निकलेंगे और अपने परिवार और अपने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जी आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, मेरे और अजात शत्रु सर के बिहाफ पे, कि आपने आपका इतना अमूल्य समय दिया और जिस सहजता से आपने सभी एग्जाम्पल के साथ उत्तर दिए, हमारे व्यूअर्स भी काफी खुश हैं। थैंक यू वंस अगेन सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आपसे इसी तरीके से बात कर सके। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद संजय और अजय जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।